हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही रूबरू करवाते हैं आपसे उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कहानी। तो आइए कथा सागर में सुनते हैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव से एक कहानी। मैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव आप सबके सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है आप कौन बोल रही हैं। मैं तेजी से टैक्सी की ओर बढ़ रहा था। फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी। तभी आवाज़ आई, सर टैक्सी चाहिए। एक टैक्सी वाला पूछ रहा था, शानपाड़ा चलोगे? जी सर, मैं उधर ही नेरुल में रहता हूँ, अभी टैक्सी लेकर आया। वो टैक्सी लाने चला गया था। कहीं भी बाहर जाते समय मैं अपनी कार से ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट चला जाता था, लेकिन एक नियम सा बना लिया था कि लौटते समय अपने ड्राइवर को न बुलाकर टैक्सी लौटना पसंद करता था। साथ ही टैक्सी में चुपचाप बैठने के बजाय टैक्सी ड्राइवर से बातें करना, उनके दुख सुख जानना अधिक पसंद करता था। मेरा ऐसा विश्वास था कि इससे टैक्सी वालों को खुशी मिलती है। साथ ही एयरपोर्ट से 1 घंटे का समय भी बातों ही बातों में गुजर जाता है। इस तरह के किस्से कहानियाँ, उनके अनुभव, मजबूरियाँ, दुख सुख भी पता चलते हैं। मन में ये जज्बा भी था कि कभी कोई ज़रूरतमंद टैक्सी ड्राइवर हो तो उसकी मदद करूं, परंतु इत्तेफाक से ऐसा मौका अभी तक नहीं आया था। टैक्सी चल पड़ी थी। अपनी आदतानुसार मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया था। क्या नाम है, कहाँ के हो? संजय बता रहा था, साहब मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का हूँ। घर में बड़ी गरीबी थी। काम के बाद मुश्किल से खाने का जुगाड़ होता था। वो तो मेरे साथी ने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया, जिससे कुछ कमाई हो जाती थी। एक बार एक सेठ के साथ अपना भाग्य आजमाने इस महानगरी तक पहुंचा था। घर न लौटकर यहाँ कोशिश की, काम भी मिल गया, परंतु साहब बड़ी महंगी नगरी है मुंबई। काम और पैसा दोनों ही यहाँ है, बचत मुश्किल से होती है। घर के लिए भी पैसे भेजने होते हैं। वो अपनी रौ में बताया जा रहा था। मैं श्रोता बना उसकी बातें सुनता जा रहा था। 6 साल से साहब यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ। इतनी कमाई हो जाती है कि एक बार साल घर में भी हो आता हूँ। पिछले वर्ष महामारी के कारण घर नहीं लौट पाया। मेरी बिटिया भी अब 2 साल की हो गई है। उसको पहली बार बड़ी हुई देखूंगा। टैक्सी तो बंद हो जाने के कारण नहीं चली। एक गुरुद्वारे में सेवा कार्य करता रहा। खाने रहने का जुगाड़ हो गया था। सबके साथ यहाँ की बोलचाल की भाषा, टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा भी सीखी, जिससे सवारियों को उनके स्थान तक आसानी से पहुँचा सकूँ। वो थोड़ी देर थमा, जैसे सांस लेने को रुका हो, फिर शुरू हो गया। शायद वो इसी इंतज़ार में था कि कोई उसके भी हाल चाल जाने, जिसकी शुरुआत तो मैंने टैक्सी में बैठने से कर दी थी। साहब इस शहर के रंग ढंग बड़े अजीब हैं। जिंदगी में जो कभी नहीं सोचा था वो देखने को मिल रहा है। न जाने कितने कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं इन सालों में। हाँ, एक घटना भुलाए नहीं भूलती, वही आपको बताना चाहता हूँ। रात के समय हम टैक्सी वाले उसी जगह की सवारियां लेते हैं जिनके आसपास हमारा घर होता है। कई दफ़ा तो सवारी नहीं मिलती तो मायूसी होती है। पेट्रोल का खर्च भी मत्ते मरता है, पर धंधा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना साहब। उसे उत्तर की अपेक्षा थी तो हामी भर दी। ठीक कहते हो, जेब पर भारी पड़ता है। बिना रिस्क तो जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तुम ही सोचो, यदि उस सेठ की गाड़ी से तुम मुंबई आने का निर्णय न लिया होता तो उसी गरीबी लाचारी से जीवन बिताते न। इस शहर के रहन सहन, कहानियाँ, अनुभवों को कैसे समझते? सच कहते हैं सर आप। यहाँ आकर जीवन सुधर गया। अब तो मैंने अपने बेटे को भी वहाँ के अच्छे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दिया है, जिसको कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप विश्वास करें, हमें तो अपने गांव की भाषा ही आती है,
पर यहाँ रहकर मराठी, गुजराती, अंग्रेजी के शब्दों को भी बोलचाल की भाषा थोड़ी थोड़ी हमें आ गई है। थोड़ा विदेशियों की बात समझनी पड़ती है साहब। विदेशी तो हमें टूटी फूटी हिंदी में भी बात कर लेते हैं, परंतु अपने देश के अंग्रेजी के पिट्ठू हिंदी में बोलने में अपना अपमान समझते हैं। आप जैसी सवारी कहाँ मिलती है साहब, जो हमारी बातें सुने। ड्राइवर हैं तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमें लेना देना भी क्या है, किसी से चार मीठे बोलने की अपेक्षा है बस। यही तो आदमी का सबसे बड़ा गुण है संजय। कोई किसी को क्या समझाए। कुछ लोगों पर रईसी का चश्मा चढ़ जाता है, नीचे देखना ही नहीं चाहते। एकदम सही कह रहे हैं आप साहब। कुछ दिन पहले की ही बात है, लॉकडाउन खुला कि सवारियों ने टैक्सी बुक की। उसे नरूल जाना था। मन खुश हो गया, खाली टैक्सी वापस नहीं ले जानी होगी। जोड़े को लेकर चला था। जैसे अभी गाना बजा रहा हूँ, उस दिन भी रिकॉर्ड चालू था। ऐसे में नींद नहीं आती, मुंह में भी कुछ चबाता रहता हूँ जिससे झपकी न लगे। दिन भर की थकान रहती है। यहाँ की महंगाई से निपटने के लिए दिन भर मेहनत करता हूँ साहब। आपको यह किस्सा बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हम गांव के आदमी हैं। जो काम हम अपनी बंद कोठरी में करते हैं वे खुलेआम पीछे बैठे करने में शर्मा नहीं रहे थे। एक दूसरे से लिपटे, प्रेम प्रदर्शन लीन। यह भी नहीं कि टैक्सी में ड्राइवर भी है। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा था। हम तो गांव के आदमी ठहरे, सबके सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बुलाने में भी संकोच होता है। सोचेंगे कितना बेशर्म है। लिपटना तो बड़ी दूर की बात है। वे तो घर ही लौट रहे थे, कैसे उताले थे। अंग्रेजी शराब की बाटलें खोल निधड़क पीते चले गए, फिर बहक चले। अंग्रेजी में कुछ जो कह रहे थे वो तो हमें समझा नहीं, पर लग रहा था कि गाली गलौज पर उतर आए थे। कुछ गंदी देशी गालियां भी निकली माँ बहन की। समझ में आया कि वे आपस में लड़ाई में उतर आए थे। हमारे यहाँ ऐसी गाली बकने वालों को कुंजड़ा कहते हैं। हम तो ड्राइवर थे साहब, कुछ कहने की हमारी क्या दम। हमें तो किराए से मतलब था। खराब तो बहुत लग रहा था, कितनी मजबूरी थी। क्या क्या देखना सुनना होता है इस धंधे में। मुंह में पट्टी बांध, कान बंद कर, बस आंखें खुली रख सवारियों को उनके स्थान तक पहुंचाना होता है। संजय, तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी है, बहुत साफ हिंदी बोलते हो। वो खुश हो गया, खुशी से बोला, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। नहा के देश में भाषा पर विवाद होता है, ऐसी सुंदर सुलभ भाषा है हिंदी। तुलसी बाबा की रामायण में कितनी मिठास भरी सच्ची बातें लिखी हैं, खरी खरी कहने में नहीं सूखे हैं। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, आपके आगे खोखली शान बघार रहा हूँ साहब, माफ़ करना, आपने मेरी बात सुनी। अरे नहीं, अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करके। अच्छी बातें कर रहे हो, तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। हाँ साहब, अरे तुरे की भाषा नहीं बोलने दी। गरीबी में भी सबको पढ़ाने भेजा, ज़्यादा कहाँ पढ़ पाया। 5वीं पास कर मैं भी काम में हाथ बटाने लगा था। यहाँ की भाषा तो वल्ला वल्ला है। हम भी जैसी सवारी वैसी भाषा बोलते हैं। आपकी शुद्ध भाषा हिंदी सुन बड़ा अच्छा लगता है। आप भी हमारे देश के हैं। हाँ, सही पहचाना, हम भी यूपी के ही हैं। वो खुश हो गया। वही तो साहिब, अपने लोगों को देख दिली खुशी होती है। हाँ, ठीक कहते हो। अपनी जन्मभूमि, वहाँ की मिट्टी प्यारी लगती है। फिर भी अपने देश का आदमी मिल जाए तो क्या कहने। उसने बातों का सिलसिला बदला। हाँ साहब, मैं उस दिन की रात वाली सवारियों का किस्सा बता रहा था ना, तो साहब, महिला तो गिलास पर गिलास नीचे उतार नशे में धुत आए बाएं बके जा रही थी। साहब होश में थे। उन्होंने कहा था, देखो मुझे यहीं वाशी में उतार दो, मैडम को नरूल में उतार देना। इतनी रात को सच जानिए साहब, हमें बड़ा अजीब लगा। भला वे दोनों एक जगह न उतर कर अलग अलग क्यों जा रहे थे। खैर, हमें क्या करना था, हमारी क्या हस्ती है उनसे सवाल करने की। सोचा जरूर कि कोई काम होगा। हमने तो सर हिलाकर हामी भर दी साहब। तो वाशी में टैक्सी रुकवा कर उतर गए। रह गई अर्ध बेहोशी में डूबती उतराती वो मैडम पीछे की सीट पर।
उन्हें लेकर नरुल पहुंचा। मैडम, नरुल आ गया, बताइए किधर चलना है। लेकिन वे तो नशे में अंटा गफील थीं। कौन बताए, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं। जो पता बताया था वहीं आसपास घूमता उन्हें पुकारता रहा। बेहोश पड़ी स्त्री को हाथ लगाने का दम न था। बहुत आवाज़ लगाई, जवाब नदारत। मैडम मैडम, जवाब कौन देता। आधी रात को अकेली महिला की सवारी लिए खड़ा था। साथ में पानी था तो हाथ में पानी लेकर उनके चेहरे पर मारा। वे थोड़ा कुनमुनाई जरूर। एक आस बंधी कि मैडम होश में आकर उतरेंगी, पर वे उसी नशे में के नींद में थीं। अजीब असमंजस की स्थिति थी। क्या करूं, किससे पूछूं। कुछ कारें रात के सन्नाटे में इधर उधर चली जा रही थीं। इस स्थिति में मैंने उन्हीं साहब को फोन किया जिनके साथ इस सवारी का एयरपोर्ट में लेकर आया था। वो एक बार मन में यह विचार भी आया कि उन्हें हिलाकर उठाकर टैक्सी से उतार जाऊं। इस बात पर जमीर तैयार नहीं हुआ था। यह भी डर था कि सवारी के साथ कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। उस दिन की बात याद करते हुए आज भी मन बेचैन होता है। जैसे फ़ोन करने को सोचा, साहब को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर किसी महिला की आवाज़ थी। मैंने बताया, हम टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले साहब को उनके घर पर छोड़ा है। आप कौन बोल रही हैं। उनसे काम है, साहब तो नहाने गए हैं। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। क्या बात है, मुझे बताओ। जवाब सुनते ही साहब मैंने तुरंत फ़ोन बिना उत्तर दिए बंद कर दिया। अब तो अनेक प्रश्न मन में जाग उठे। उनकी पत्नी घर में है तो ये कौन है, कहीं किसी बड़ी मुश्किल में न फंस जाऊं। मैंने ढेर सा पानी उनके चेहरे पर फेंका। वो बका कर उठ गई। क्या हुआ, हाथ से चेहरा पोंछा। चौंक कर देखा। मैंने कहा, मैडम नरुल आ गया है, उतरिए, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। वो आप अपने आप को समेटते उधर उधर देखती अपना बैग लेकर उतर गई थी। तुरंत मैंने अपनी गाड़ी बढ़ा दी, पर थोड़ी दूर जाकर टैक्सी रोक देखता रहा था। जब तक वो अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं चली गई, मैंने चैन की लंबी सांस ली और अपने डेरे पर पहुंचा था। आप कौन बोल रही हैं। जी हाँ, ये था आज की कहानी का शीर्षक और कहानीकार थी डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कविता। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राम मुड़े से उनकी स्वरचित कविताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम मुले। आज मैं आपको मौसम की कुछ कविताएं सुनाने आया हूं। अक्सर हम शीत का, बारिश का स्वागत कर लेते हैं, पर गर्मी का स्वागत नहीं करते। तो पहली कविता, गर्मी का मौसम, सुनिए। फूली पलाश मुझको तलाश उन गर्म हवाओं की, फूली पलाश मुझको तलाश उन गर्म हवाओं की, अमल तास के होठ चूमती ढीठ हवाओं की, आग उगलता सूरज ऊपर नीचे नीम की छाया, करो खुशी से स्वागत अब गर्मी का मौसम आए। कब तक नेचर से भागोगे, इसके साथ ही रहना है, ठंडी गर्मी जो भी दिखाए वो सब हमको सहना है। क्यों न खुशी से फिर इनका हम स्वागत करते जाएं, तकलीफों की ना सोचें, खुशियों के गाने गाएं। पीली सरसों फूलेगी, खेतों पर रंग चढ़ेगा, तालाबों में उछल कूद का बड़ा मजा आएगा। एसी और कूलर की ठंडी हवा का मौसम आया है, आइसक्रीम और शरबत और लस्सी का मौसम आया है। बसंत का उत्सव होगा और होली भी आएगी, मस्त जमेगी भंग और होली भी रंग लाएगी। सोचो ठंडे देशों के लोगों का यह उपहार है, बर्फ पिघलना खुली हवा में सांसों का उपहार है। हर मौसम की अपनी अपनी अहम भूमिका होती है, प्रकृति के पोषण की खातिर सभी जरूरी हो। अंतिम पंक्तियां सुनिए। आओ इस गर्मी का सच्चे मन से स्वागत करते हैं, अगले 4 महीने खुश रहने की हामी भरते हैं। मेरी अगली कविता पतझड़ है। इसके पहले पतझड़ का मौसम था, वो भी सुहाना रहता है। सुनिए, और पतझड़ से हम क्या सीख सकते हैं वो भी इस कविता में आप सुनेंगे। शीर्षक है पतझड़। निष्पर्ण वृक्षों की छटा जंगल में छाई है, लो अब सुहानी ऋतु यहाँ पतझड़ की आई।
दरख्तों के सिरों से साल भर का बोझ उतरा है, फिजा में कैसी मीठी सी बिरानी देखो छाई। ये संतरास का मौसम है या खुशियों का है आलम, चलो पेड़ों से और पत्तों से भी तो पूछ लेते हैं, कोई मजबूरी थी क्या अपनों को ऐसे गिराने की। वृक्ष ने पत्तों को गिरा दिया, पत्तों के क्या बोलते हैं देखिए, कोई मजबूरी थी क्या अपनों को ऐसे गिराने की, दरख्तों से अकेले में हकीकत पूछ लेते। चले जब हम दरख्तों की तरफ तो पत्ते पांव से लिपटे, हमारी भी तो सुन लो चरमरा कर पांव से लिपटे। ये कैसी बेईमानी है, ये कैसी जिंदगानी है, पत्ते शिकायत कर रहे हैं। हम ही से शान है इनकी और ऐसी मेहरबानी है, गिरा देते हैं शाखों से कि हम बेबस पड़े रहते, सिमट कर खाद बन जाते हैं फिर इनको बढ़ाते हैं। दरख्तों ने कहा बच्चों सुनो, इतिहास साक्षी है, बसंती पवन के संग संग सदा पतझड़ ही आती है, और ये तो समर्पण है, तुम मुझसे दूर हो कितने, कल मुझ में मिल ही जाओगे, सदा से पास हो इतने। अंतिम पंक्तियां देखिए, गौर कीजिए। कहो पतझड़ से अब इंसान क्या कुछ सीख पाओगे, प्रभु को कर दो सब अर्पण, प्रभु में मिल ही जाओगे। अगली कविता भी वृक्ष पर है, शीर्षक है वृक्ष। वृक्ष जीवन रस धरा से खींचते हो और फिर फूलों से उसको सींचते हो, पवन जब चलती है तब तुम डोलते हो, किस सलोनी प्रेतमा से बोलते हो। क्या यही संवाद सुनने प्रेम पंछी शीत छाया में तुम्हारी बैठते हैं, प्यार का श्रृंगार का इजहार करने वो तुम्हारी शरण में आ बैठते। सृजन की भी पायदाने तुम दिखाते हो और सौदाहरण तुम उनको सिखाते हो, कहीं पत्तों पे रुकते हो, कहीं फूलों पे रुकते हो, कहीं फूलों से फल बनकर सभी के काम आते हो। सृजन की अलग अलग पायदाने, फलों में बीज होता है, सृजन का चक्र चलता है, ये कुदरत का करिश्मा है, निरंतर चलता रहता है। सुना दूषित हवा का भी हलाहल पी ही जाते हो, हवा को शुद्ध करके भेंट कुदरत को ही करते हो। न जाने कितने पंछी भी शरण में आ ही जाते हैं, सलोना घोंसला बुनकर सृजन का पाठ पढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियां सुनिए। मनुष्य वृक्ष की उपयोगिता है और महिमा है, इसे गलती से मत तोड़ो, ये कुदरत की भी गरिमा है। अब थोड़ा व्यंग हो जाए, अच्छे लगते हैं, शीर्षक है अच्छे लगते हैं। सच पूछो तो डाली पर ही अच्छे लगते हैं, सच पूछो तो डाली पर ही अच्छे लगते हैं, फूल हवा के संग झूमते अच्छे लगते हैं। सच पूछो तो पिंजरे में भी सब कुछ मिलता है, किंतु परिंदे आसमान में अच्छे लगते हैं। हरे भरे पेड़ों की रौनक का तो क्या कहना, पर कुछ बांके पतझड़ में भी अच्छे लगते। अगली पंक्तियां गौर कीजिए। पता नहीं चल पाया अब तक क्या होता है अंदर, पता नहीं चल पाया अब तक क्या होता है अंदर, पर नेताजी टोपी पहने अच्छे लगते। कितना भी हो प्यार मियाँ का बीबी से, लेकिन नखरे साली के सभी को अच्छे लगते हैं। यूं तो बादल अक्सर टेढ़े मेढ़े होते हैं, बिजली के चक्कर में लेकिन अच्छे लगते हैं। पालकगण ये ध्यान रहे बच्चों के बारे में, पालकगण ये ध्यान रहे बच्चों के बारे में, बाली उम्र में कभी लफंगे अच्छे लगते हैं। राजनीति में भी देखो कैसे गुल खिलते हैं, बाहुबली भी पांव पकड़ते अच्छे लगते हैं। फितरत कैसे बदलेगी ये संशोधन की बात है, कच्चे धागों के बंधन फिर अच्छे लगते हैं। अंतिम पंक्तियां सुनिए। समय बदलता रहता है, परिभाषाएं भी साथ ही, वर्तमान दिखलाने वाले अच्छे लगते। चांद की बस्ती में मैंने भी एक प्लॉट लिया है, वहाँ क्या होगा देखिए। शीर्षक है चांद की बस्ती। मैंने चांद पर प्लॉट लिया है, उजली उजली धरती, नींव खोदना शुरू किया तो चिंगारी सी निकली। चिंगारी बोली रे मानव यहाँ शुरू हो गया, ईंटों के जंगल का क्या षड्यंत्र शुरू हो गया। धरती को बर्बाद किया, अब चांद का नंबर आया है, सदियों का सौंदर्य चांद का दांव पे लगने आया है। क्या अब मेरे हिरण के सुंदर सींग भी तुम तोड़ोगे,
चमचम करती हंसी वादियों का तन भी मोड़ोगे। अब माशूकों का क्या होगा जब चांद पर बिल्डिंग दिखेगी और भाई दूज पर बहनें भी किसकी आरती उतारेंगी। और ग्रहण लगेगा तब क्या होगा, अंधेरे में रहोगे, तब जाकर अपनी अपनी तकदीरों को कोसोगे। फिर से वही सियासत और महंगाई वाला संकट, यहाँ भी क्या झेलना पड़ेगा जात पात का झंझट। सब देशों के लोग जमेंगे, भाषा कैसी होगी, चांद की इस बस्ती की नई परिभाषा कैसी होगी। सोच रहा हूँ चांद पर एक ऐसी बस्ती को बसाऊं, एक धर्म हो, एक पंथ हो, सबको गले लगाऊं। ना कोई कमतरता हो और ना ही कोई लड़ाई, सभी प्यार से रहें और दें ईश्वर को दुहाई। अब कुछ छोटी छोटी गजलें हो जाएं। मुझे गेसुओं की हवा मिल रही थी, तबीयत को जैसे दवा मिल रही थी। मैं तफरीह का रुख किए जा रहा था, हवाओं में तलखी घुली जा रही थी। वो दरिया की लहरें लजाती लजाती शर्म को समेटे हवा चल रही थी। वो जुल्फों का साया घना हो रहा था, घटाओं की नीयत बिगड़ती रही थी। किसकी अदाएं ज्यादा हैं कातिल, फिजा में इसी की बहस चल रही थी। शीर्षक है दुनिया। यूं ही शिरकत की थी हमने इस दुनिया में, आखिर तक कुछ समझ न पाए इस दुनिया में। आसपास तो दस्तूरों की भीड़ लगी थी, बच ना पाए किसी एक से इस दुनिया में। गिनती भी कमजोर पड़ गई, इतने बंधन, खुली हवा में सांस नहीं ली इस दुनिया में। कसमों का वादों का तो बाजार लगा था, झूठे साबित हुए सभी कुछ इस दुनिया में। रिश्तों की सौगात मिली थी खेल खेल में, कदम कदम पर टूटे रिश्ते इस दुनिया। एक और गजल सुनेंगे। संजोग। आपका दीदार होना, हौले से पलकें उठाना और फिर नजरें मिलाना, क्या महज संजोग था। रातों को सपनों में आना और अदाओं से लुभाना, नींद रातों की उड़ाना, क्या महज संजोग था। वो मुलाकातें अधूरी, अनमनी प्यासें अधूरी और रुकने की गुहारें, क्या महज संजोग था। फूलों पर मंडराते भंवरे और चमन का आशिकाना, आंखों आंखों में दिखाना, क्या महज संजोग था। सुर्ख लहराता सा परचम, चांद का छत पर निकलना, प्यार का परवान चढ़ना, क्या महज संजोग था। फिर मुलाकातों का चलना, पास आने से झिझकना और दुपट्टे का उलझना, क्या महज संजोग था। धड़कनों का तेज होना, गर्म सांसों का महकना, हाथ हाथों में उलझना, क्या महज संजोग था। बारिशों के भीगे मौसम, बिजलियों का वो कड़कना और फिर डर कर सिमटना, क्या महज संजोग था। चांदनी रातों का मौसम, पवन के वो मंद झोंके और कांधे पर सिमटना, क्या महज संजोग था। प्यार का इजहार करना, प्यार की कस्में उठाना और वफा के गीत गाना, क्या महज संजोग था। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम मुड़े से उनकी स्वरचित कविताएं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सचिन लाडोले। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।